हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी में। दोस्तों, हालांकि मैं मानता हूं कि हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से काफ़ी स्लो चल रहे हैं पीटी 365 को लेकर हिंदी मीडियम में, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट भी आ चुकी है, इकोनॉमिक्स भी है और पॉलिटी भी है। लेकिन मैं यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ इन सभी के लिए मेंस के नोट्स की कंपाइलेशन करने में बिजी था, जो कि आज शाम को उसके अनाउंसमेंट कर दूंगा मैं, क्या क्या प्रोसीजर होगा और कैसे हम उसकी रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं और उन नोट्स की क्या खासियत है। इसलिए रेगुलर क्लासेस नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब मैं आज जो पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी हमारी पीटी 365, और इसके बाद रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर कर लिए थे और आज हमारा 4th लेक्चर होगा, जो कि एक लास्ट लेक्चर कहलाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि 4th लेक्चर में हम लोग सुर्खियों में रहे हुए संवैधानिक, सांविधिक, कार्यकारी निकायों को कवर करेंगे और साथ में शासन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हुए आज हमारा पीटी 365 का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपके अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का पूरा एक करंट अफेयर्स है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, और इसकी पीडीएफ आज जो है कि शाम को मैं डिस्कशन ग्रुप में डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप लोग कहेंगे सर कि इसकी पीडीएफ तो हम लोगों के पास ऑलरेडी है। जो लोग पहली बार आए होंगे उन्हें ये नहीं पता होगा, क्योंकि मैं इस तरीके की अंडरलाइन हाईलाइटेड प्रिंट जो है कि पीडीएफ आपको पोस्ट करता हूं कि जहां जहां पे इंपॉर्टेंट चीजों पे मैंने फोकस किया है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा मैंने लिखी हैं, तो उनको किस तरीके से आपको रिवाइज करना है ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले लोकपाल को हम लोग कवर करेंगे। क्या कहते हैं लोकपाल महोदय, इनके बारे में हम जानकारी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे अपनी क्लास को। हाल ही में उच्च स्तरीय जो खोज समिति होती है, जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की इन्होंने तारीख बढ़ा दी है। क्योंकि ध्यान देना, एक खोज कमेटी होती है जो ये देखती है कि भारत में कौन व्यक्ति लोकपाल का अध्यक्ष पद के लिए हो सकता है और कौन व्यक्ति जो है कि सदस्य के पद के लिए हो सकता है। तो आवेदन पहले मांगे जाते हैं, इसके बाद नियुक्ति कौन करता है कौन नहीं करता है ये भी जानकारी देंगे। तो इसके बारे में, लोकपाल के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि भारत के जो पहले लोकपाल अध्यक्ष थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष साहब, लेकिन अब जो है कि नए जो है कि सेलेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसके लिए आवेदन किया गया था। अगर हम बात करें, हालांकि अब तो इनका जो है कि अपॉइंटमेंट भी हो गया है, जो नए लोकपाल आए हुए हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो एलएम सिंघवी साहब थे, जी हाँ, वही जिन्होंने 1986 में अपनी रिपोर्ट के माध्यम से संवैधानिकता प्रदान करने का प्रयास किया, सिफारिश की पंचायती राज और नगर पालिका को, और इन्हीं के सिफारिश के आधार पर 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन होता है। इनके द्वारा लोकपाल लोकायुक्त शब्दावली का प्रयोग किया। हालांकि इससे भी पहले 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट थी, जिसे हम लोग एआरसी बोलते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी के द्वारा 1966 में इसके शब्दावली का प्रयोग किया गया लोकपाल से संबंधित, कि हाँ भाई लोकपाल एक होना चाहिए। और इसी को प्रावधान में रखते हुए काफी डिले होकर लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया, जिसमें संघ के स्तर पे एक लोकपाल होंगे, राज्य के स्तर पे एक लोकायुक्त होंगे। अब लोकपाल और लोकायुक्त करते क्या है? मुख्य रूप से इनको जो है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एस्टैब्लिश किया जाता है कि भारत में जितने भी सार्वजनिक पद हैं या कुछ निजी संस्थाएं, उन पदों में अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ग्रुप ए बी सी डी के जो सरकारी कर्मचारी है, कुछ प्राइवेट कंपनीज है, तो अगर इनमें कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो ऐसे स्तर पर लोकपाल और लोकायुक्त से शिकायत की जा सकती है, जो इन भ्रष्टाचारों की जांच करते हैं और फिर फाइनल डिसीजन देते हैं। तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के अनुसार, जो 2013 का अधिनियम है लोकपाल लोकायुक्त, ये कहता है कि एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी यानी कि जांच निदेशक भी होगा, जो कि संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा। हालांकि अभी तक इसकी नियुक्ति जो है कि नहीं की जा सकी, सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की जो प्रारंभिक जांच होती है, उसको जांच करने का अधिकार जो होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास होता है, सीवीसी के पास। और 2019 में जब लोकपाल अस्तित्व में आ गया, लेकिन अभी भी जांच निदेशक की अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई। तो 2019 में जब पहली बार लोकपाल हमारे अस्तित्व में आया व्यावहारिक रूप में, तो पिनाकी चंद्र घोष जी को लोकपाल बनाया गया सबसे पहले। अब यहां पर कुछ ऐसे राज्य भी थे जिन्होंने पहले से ही लोकायुक्त का जो है कि गठन कर लिया था, जैसे हम उड़ीसा की बात करते हैं या इस तरीके से। तो कुछ राज्यों ने पहले ही लोकायुक्त का गठन कर लिया, जैसे 1971 में महाराष्ट्र हो गया, 1990 में केरल हो गया। हालांकि इनके द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सभी राज्य सरकार के कर्मचारी, कुछ निजी संस्थाओं जो कि धार्मिक संस्थान भी हो सकते हैं, इन पर अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो उसकी जांच कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर हम अधिनियम के कुछ प्रावधान पढ़ेंगे, जहां से यूपीएससी सीधा प्रश्न आपसे पूछेगी।
जैसे अधिनियम 2013 के बारे में बात करें, संघ के स्तर पे लोकपाल और राज्य के स्तर पे लोकायुक्त, तो ये संयुक्त रूप से एक अधिनियम बनाया गया था। तो इसमें जो सदस्यों की बात करेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष महोदय रहेंगे और अधिकतम 8 सदस्य रह सकते हैं। इट मींस कि 1 प्लस कितने हो गए, 8 इज इक्वल टू 9। तो एक अध्यक्ष महोदय और 8 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। लेकिन जो सदस्य होंगे ना 8, उसमें कंपलसरी होंगे 50% न्यायिक सदस्य। इट मींस कि 4 न्यायिक सदस्य होने चाहिए जो न्यायिक बैकग्राउंड के होंगे, जो जुडिशियल से रिलेटेड होंगे, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी से भी। और वहीं जो बचे हुए 4 होंगे उस 50% में आपको एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं, इनमें से रखे जाएंगे। अब यहां पर बात आती है कि चाहे आप उन 4 सदस्यों में से किसी एक को एससी, एसटी में ले लीजिए, किसी ओबीसी को ले लीजिए, माइनॉरिटीज को ले लीजिए, फीमेल को ले लीजिए, तो इस तरीके से आप देखोगे कि रिप्रेजेंटेशन जो है इसका एक व्यापक स्तर पे किया जा रहा है। इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो या तो 5 वर्ष की अवधि तक या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगी। अब मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 62 ईयर्स में अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए है, 62 ईयर्स यानी 62 ईयर्स में अगर वो अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल ग्रहण कर रहा है तो नो डाउट 5 साल बाद वो रिटायर होगा 67 में। और अगर मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने 66 साल की उम्र में या 68 साल की उम्र में, 67 साल की उम्र में इस पद को धारण किया तो 5 साल तो 72 के पार हो जाएगा, इसलिए 70 वर्ष की आयु पे ही उसे रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। हालांकि इनके लिए एक चयन समिति भी होती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि खोज समिति होती है, तो उनके लिए क्या होता है, चयन समिति भी होती है जो जिन सिफारिशों पर ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो उस चयन समिति में टोटल 5 सदस्य होते हैं। कौन कौन? प्रधानमंत्री रहते हैं अध्यक्ष महोदय के रूप में, और लोकसभा स्पीकर, विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और साथ में एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश जिसको राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। तो टोटल 5 सदस्य होते हैं जो इसके चयन करने के लिए समिति में शामिल होते हैं। और इन समिति के द्वारा जब किसी भी व्यक्ति के नाम पर अध्यक्ष या सदस्य के लिए मुहर लग जाती है तो फाइनली फिर राष्ट्रपति उस पद के लिए नियुक्त कर देते हैं। और ये जो चयन समिति है या जो लोकपाल अधिनियम है, ये आपके कार्मिक प्रशिक्षण विभाग को उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करते हैं जो लोकपाल के अध्यक्ष सदस्य बनने के लिए क्या होते हैं, इच्छुक होते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी लोकपाल अध्यक्ष सदस्य बने, तो इसलिए जो है कि होते हैं। अगर हम बात करें पूछताछ और जांच का क्या समय है, तो सामान्यतः सीबीआई के द्वारा पूछताछ पूरी करने के लिए 60 दिन दिया जाता है और जांच पूरी करने के लिए भी 6 महीने का समय निर्धारित किया जाता है। अब जैसे लोकपाल क्या करता है कि इसके माध्यम से 6 महीने के अंदर पूरी जांच करता है, लेकिन सीबीआई सबसे पहले उस पूरी इंक्वायरी को करती है कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके पास 60 दिन तक का समय होता है। हालांकि सीबीआई अगर लिखित रूप में रिक्वेस्ट करती है तो लोकपाल द्वारा इस 6 महीने की अवधि को और भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कि आप 6 महीने से अधिक का आपको अगर समय लग रहा है भ्रष्टाचार की जांच करने में, तो उसके लिए लोकपाल के आदेशों के अनुसार ही बढ़ाया जा सकता है। और अगर ध्यान देना कि लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की अगर कोई जांच कर रहा है सीबीआई का अधिकारी, तो उसका ट्रांसफर के लिए लोकपाल की मंजूरी की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चारा घोटाले का मामला है जो लालू प्रसाद जी पर था, मान लीजिए कि सीबीआई के जो अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं, अचानक से ये होता है कि भाई उस सीबीआई का हमें ट्रांसफर करना है, तो अभी मामला पूरा तो हुआ नहीं, ऐसे में ट्रांसफर करने के लिए लोकपाल की मंजूरी आवश्यक है। सरकार को भी ट्रांसफर करने के लिए सरकार अपने मन से नहीं करेगी, पहले लोकपाल से मंजूरी लेगी कि साहब चारा घोटाले में जो अधिकारी व्यस्त हैं, हम इनका ट्रांसफर करना चाहते हैं साउथ इंडिया में, तो क्या आप परमिशन देंगे कि नहीं। अगर लोकपाल को लगता है कि चारा घोटाले की जांच लगभग 90% से ऊपर हो चुकी है, अगर ये हट भी जाते हैं पद से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना परमिशन दे देंगे। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं अभी इनकी आवश्यकता है, तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर मैं बात करूं कि लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। किसकी जांच के बाद? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। इसके लिए हालांकि संसद के कम से कम 100 सदस्यों यानी सांसदों द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर किया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक आपने जब भी देखा होगा, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के सदस्य न्यायाधीश हो, या किसी भी संवैधानिक पद का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसे हटाने के लिए अधिकतम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए होता था, याद होगा। लेकिन ये पहला ऐसा पद है जहां पे 100 सांसदों का समर्थन चाहिए जो याचिका पर हस्ताक्षर करेंगे कि हां इस लोकपाल के सदस्य या अध्यक्ष को पद से हटा देना चाहिए, और उसकी जांच की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकते हैं। अगर हम बात करें लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या है, जो संघ के स्तर पे है, तो प्रधानमंत्री की जांच कर सकते हैं, मंत्रियों कर सकते हैं, सांसदों की, ग्रुप ए में जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, या ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के अधिकारी, या केंद्र सरकार के जो भी अधिकारी हैं, इन सभी की जांच की जा सकती है। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि क्या राष्ट्रपति, जैसे यूपीएससी प्रश्न जो पूछ सकता है, क्या राष्ट्रपति भी लोकपाल के अंतर्गत आता है? अगर राष्ट्रपति के द्वारा कोई भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो क्या लोकपाल उसकी जांच करेगा? तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अगर उसके द्वारा कोई भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो उसका फाइनल जो है डिसीजन या पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है,
क्लियर हो गई बात? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित कोई भी मामला होता है तो उनके लिए कदाचार से संबंधित जो भी मामला होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट भी एक बार जांच करती है, लोकपाल के अधीन नहीं आता। लेकिन राष्ट्रपति के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पद आता है प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री राज्य के स्तर पे, इन दोनों को ही लोकपाल के पद के अंतर्गत रखा गया, ये इनकी जांच कर सकते हैं। इतनी बात को क्लियर रखना। और साथ में कोई संस्था ऐसी या ट्रस्ट है जिसे 10 लाख रुपए से अधिक का विदेशी योगदान मिलता हो, फंडिंग मिलती हो योगदान के रूप में, तो उसकी भी जांच की जा सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 50 लाख 60 लाख रुपए आप विदेशी संस्थाओं से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल उसकी जांच कर सकता है। यहां तक बात क्लियर होगी? तो उम्मीद करता हूं पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्या एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे ही हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको हम लोग कहते हैं परिसीमन आयोग। बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नए सिरे से परिसीमन आयोग गठित करने के लिए कहा है, वो भी एससी और एसटी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें नए परिसीमन आयोग का गठन करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखोगे तो संसद के सदनों में आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति से 84 सांसद और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति से 47 सांसद का ही रिजर्वेशन है। इतनी सीटें इनके लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा वो चाहे तो किसी जनरल सीट से भी चुनाव जीतकर आ सकते हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी संख्या बहुत अधिक है अब भारत में, जो है कि नई जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो इनको लेकिन उस मात्रा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो इसीलिए इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक नया परिसीमन आयोग गठित करो और इनकी संख्या में वृद्धि करो। तो अब इससे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट चर्चा में नहीं आया बल्कि परिसीमन आयोग चर्चा में आ गया। परिसीमन आयोग के बारे में अगर हम बात करें, सबसे बेसिक पॉइंट की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 82 कहता है परिसीमन अधिनियम बना सकती है संसद, और यह जो आयोग है यह प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, सीमाओं और उसे फिर से समायोजन के लिए उत्तरदायी होती है। जब भी जनगणना होगी तब, और परिसीमन आयोग का निर्णय हमेशा अंतिम माना जाएगा। इस निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते कि परिसीमन आयोग ने सही तरीके से सिफारिश नहीं दिया या निर्णय सही नहीं दिया है। हालांकि इसके आदेशों की प्रतियां लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा को भेज दी जाती है, लेकिन इन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो लोकसभा या राज्य विधानसभा केवल बस इन आदेशों को देख पाती हैं कि हाँ परिसीमन आयोग ने क्या क्या चेंजेस किए, बस इतनी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। अगर मैं इस आयोग की संरचना के बारे में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 80% लोगों को इसकी संरचना के बारे में नहीं पता होगा कि कौन कौन इसमें शामिल होता है। तो देखिए, इसमें जो अध्यक्ष का पद होता है वो या तो वर्तमान या सेवानिवृत्त कोई सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश हो सकता है। इसमें सीजीआई का वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो अब मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या सीजीआई रहेगा कि नहीं रहेगा, अध्यक्ष बन सकता है कि नहीं, क्योंकि वर्तमान वर्ड भी दे रहा है और सेवानिवृत्त भी दे रहा है। दूसरा जो सदस्य होता है वो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो भी होते हैं, और साथ में राज्य का निर्वाचन आयुक्त भी इसके सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, इट मींस कि हम कह सकते हैं कि यह एक स्टेटमेंट अगर मैं कहूं तो ये बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं इज इक्वल टू 3 टोटल होते हैं। क्लियर? अगर मैं परिसीमन आयोग के बारे में बात करूं तो अभी तक केवल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। पहले इलेक्शन कमीशन के मतलब इलेक्शन के बाद 1952 में, 1963, 73 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। हालांकि 76वें संवैधान मतलब 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में कहा गया कि सन 2000 के बाद पहली जनगणना प्रकाशित होने तक परिसीमन के कार्य को रोक लगा दी गई। अब 2000 के बाद जो 2001 में जो पहली जनगणना होती उसके बाद, लेकिन 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 में आता है और कहता है कि अभी भी नहीं, अब अगले 25 साल तक इस पर रोक लगाओ, यानी 2026 के बाद ही पहली जनगणना के आंकड़ों को परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए 2021 में आप देखोगे अभी तक जनगणना नहीं हुई है, क्योंकि 2026 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2021 की जनगणना वैलिड नहीं होगी, फिर वो 2031 तक वेट करना पड़ता, और शायद यही कारण हो सकता है कि 2026 के बाद जो जनगणना आपको देखने को मिलेगी उसके आधार पर परिसीमन आयोग नई सीटों का आवंटन करेगा लोकसभा राज्य विधानसभा में, और उसके बाद महिलाओं को भी जो 33% आरक्षण देने की बात है वो भी प्रावधान लागू हो जाएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ईडी पर। बहुत ही चर्चा में रह रहा है इस समय सीबीआई, ईडी और आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसे हम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल में किए गए तीसरे सेवा विस्तार को अवैध घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सामान्यतः इनका जो कार्यकाल होता है वो मान लीजिए 2 वर्ष का होता है, ठीक है, 2 वर्ष का, और लेकिन सरकार को अगर लगता है कि ये व्यक्ति कार्य अच्छा कर रहा है, इसको पुनर्नियुक्ति कर दो या इसका कार्यकाल बढ़ा दो, तो अधिकतम वो जो है कि 3 ईयर तक बढ़ा सकते हैं। तो 2 कार्यकाल हो गए, पहला
और दूसरा। लेकिन इस बार क्या किया सरकार ने, क्या किया, इसी व्यक्ति का एक और 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया, यानी कि तीसरा जो है कि सेवा विस्तार किया। और इसी सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये असंवैधानिक है, ये गलत तरीके से किया जा रहा है, ये अवैध है। उसने ये भी कहा कि हो सकता है कि सरकार अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस व्यक्ति को दोबारा निदेशक के पद पे बना रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ईडी की शक्तियों की बात करें तो पहली चीज, ये एसेट को जब्त कर सकती है। एसेट मतलब जो आपकी परिसंपत्ति होती है, घर, बंगला, गाड़ी, खेत, जो भी कुछ है वो सब जब्त कर सकती है। वहीं जरूरत पड़ने पर ईडी किसी भी व्यक्ति या संस्था को एक समन जारी कर सकती है, अर्थात सिविल न्यायालय के समान इसको शक्तियां भी प्राप्त हैं। वहीं गिरफ्तार करने की भी शक्ति है, यानी इसको एफआईआर के बिना भी ये जांच व गिरफ्तारी कर सकती ईडी। परंतु यहाँ पे कंडीशन ये रहेगी कि अगर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए एक्ट 2002 या फेमा एक्ट 1999 के तहत अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है या किसी भी नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर की भी आवश्यकता नहीं होती, वो बिना एफआईआर के जांच व गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो ईडी के पास इतनी ताकत होती है, ध्यान देना, ईडी के पास इतनी ताकत होती है कि उसे गिरफ्तारी के लिए कोई एफआईआर की जरूरत नहीं होती। बस उन्हें यह पता चल जाए कि इन्होंने पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो है कि उल्लंघन किया है, या फिर फेमा एक्ट का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है उसका अगर इन्होंने उल्लंघन किया है तो कहीं ना कहीं ईडी गिरफ्तार कर लेती है। साथ में ईडी के द्वारा जो भी साक्ष्य दिए जाएंगे उसे 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा जो भी दर्ज किए गए बयान होंगे उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और इसीलिए जो भी व्यक्ति जब ईडी के सामने उपस्थित होता है अपनी जांच कराने के लिए, जो भी मामला होता है, तो वो व्यक्ति कोशिश करता है कि ईडी के सामने मैं वही चीज बोलूं जो कोर्ट में साक्ष्य के रूप में वैलिड माना जाएगा, वो चाहे अपने बचाव करने के लिए या किसी के जो है कि बातें बताने के लिए। तो ध्यान देना कि ईडी के सामने अगर आप कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हो और अगर ईडी ने या ईडी के अधिकारियों ने उसे नोट कर लिया और उसे अगर कोर्ट में पेश कर दिया तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इन्होंने जबरदस्ती जो है कि मुझसे कहवाया था, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे आर्टिकल 20 और 22 का प्रावधान लागू नहीं होगा कि स्वयं के खिलाफ साक्षी बनने का जो है, स्वयं के खिलाफ गवाह बनने का जो संरक्षण है ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। अगर आपने ईडी के सामने जो कह दिया वो वैलिड माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए ईडी के समक्ष सोच समझ के बातें रखनी होती हैं। क्लियर है ये बात? अब यहां पर बात आती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या ये। तो अगर मैं कहूं तो ये पहली चीज, ये जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन, और ईडी डायरेक्टर जो होता है इसका प्रमुख होता है, हालांकि जिसे सीवीसी अधिनियम 2023 के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन इसे 3 वर्ष तक इसका विस्तार किया जा सकता है, और ये हो गए 2 कार्यकाल। लेकिन इसमें जो तीसरा सेवा विस्तार सरकार ने जब किया तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, और इसी वजह से ईडी आपका चर्चा में आ गया। हालांकि जो ईडी जांच करता है कुछ कानूनों का पालन करते हुए, जैसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999, या फिर धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEO 2018, या फिर विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निवारण अधिनियम, ठीक है, तो 1974। इन 4 अधिनियमों के तहत ईडी क्या करती है? जांच भी करती है। ईडी इन्हीं 4 नियमों के तहत क्या कर सकती है? जांच कर सकती है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो ईडी से संबंधित कुछ प्रावधान थे। अब आते हैं हम सीबीआई पर बात करेंगे। देखिए आज इस क्लास को मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, और कल हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंट या इकोनॉमिक्स में से जिस पे आप लोग सबसे अधिक कमेंट कर दोगे मैं वही जो है कि आपके लिए सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि अब जल्दी जल्दी आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, और इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से मैं पूरी डिटेल से समझाऊंगा। प्रैक्टिकली उस चीज को आराम से मतलब समझाते हुए कि आपको यूज टू हो जाओ, उस करंट अफेयर्स को आपको बोझिल ना होना पड़े, बल्कि आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तो वो सारी चीजें रहेंगी। अब यहां पे देखोगे आप सीबीआई की बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तमिलनाडु सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति, जनरल कंसेंट को वापस ले लिया गया। हालांकि होता क्या है कि कुछ नियम होते हैं कि सीबीआई जब भी किसी भी राज्य के अंतर्गत कोई जांच करने जाती है, या किसी अधिकारी को गिरफ्तार करने जाती है, किसी सांसद को, विधायक को, जिसको भी, तो जिस भी राज्य में अपनी उसे कार्रवाई करनी होती है उस राज्य से पहले परमिशन लेनी होती है, उस राज्य सरकार से। तो सामान्यतः क्या होता है, भारत की अधिकतम राज्य सरकारों ने परमिशन दे रखी है सीबीआई को, जिसे हम जनरल कंसेंट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे आप अगर देखोगे पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन्होंने अपना जनरल कंसेंट नहीं दिया है। इसका अंतर क्या होता है कि अगर जनरल कंसेंट को वापस ले लिया गया है तमिलनाडु सरकार, पंजाब के द्वारा, पश्चिम बंगाल के द्वारा, तो अगर सीबीआई उस राज्य में प्रवेश करती किसी भी जांच के लिए, किसी भी अधिकारियों की जांच करने के लिए, तो उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता नहीं दी जाती, क्योंकि पुलिस क्या, राज्य सूची का मामला है, और राज्य सूची का मामला होने की वजह से राज्य की संचित निधि से ही पुलिस को जो है कि वेतन दिया जाता है, अर्थात वो राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी है और सीबीआई के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
तो सीबीआई को कोई भी प्रकार का पुलिस का समर्थन या पुलिस की सहायता नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में अगर सीबीआई के अधिकारियों पे कोई आक्रमण हो जाए या कोई जो है कि घटना हो जाए या उनके साथ हादसा हो जाए तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होती है। इसीलिए जनरल कंसेंट को तमिलनाडु ने वापस लिया। क्या मामला है पहले समझते हैं, लेकिन पहले ये देखें कि सीबीआई किस तरीके के मामलों की जांच करती है। पहला तो वो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की जांच कर सकती है कि अगर कोई लोक अधिकारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत होते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है कि भ्रष्टाचार अगर है तो यहां पर वो क्या करती है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच करती है और सीबीआई के कामकाज को देखरेख की शक्ति भी सीवीसी के पास ही मिलती है। लेकिन कुछ विशेष अपराध होते हैं जो कि राज्य सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश पर जो है कि वो जांच कर सकती है। ध्यान देना, या तो राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि भाई हम इसकी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर आपने सुना होगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो पेपर ऊपर होता है कभी लीक हो जाता है, जैसे आरओ का हो गया, तो कई बार लोगों ने डिमांड की कि हम भाई इसकी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। तो सीबीआई जांच का मतलब क्या हो गया कि राज्य सरकार से हम अनुरोध करवा रहे हैं कि भाई आप अनुरोध करो केंद्र सरकार से कि इस मामले प्रकरण का हमें सीबीआई जांच करानी है। क्लियर हो गया? तो राज्य सरकार भी अनुरोध कर सकती, या फिर कभी कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अगर किसी मामले का आदेश दे दिया, मान लो आरओ का पेपर लीक जो प्रकरण हुआ, अगर इसको हाई कोर्ट में ले जाया जाता छात्रों के द्वारा और वहां से हाई कोर्ट आदेश देती कि आरओ पेपर जो लीक हुआ है 11 फरवरी का 2024 का, इसकी एग्जाम की डेट घोषित की जाए सरकार के द्वारा, साथ में इसकी सीबीआई जांच की जो है कि आदेश दिए जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार जो है कि सीबीआई जांच जो है कि कराएगी, आरओ पेपर जो हुआ था लीक हो गया। क्लियर है? तो यहां पे राज्य सरकार भी अनुरोध कर सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी। क्लियर? वहीं पे अगर हम बात करें तो ये आर्थिक अपराध, जैसे कि आप देखो कि वित्तीय कदाचार, बैंक धोखाधड़ी या धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मनी आदि से संबंधित अगर अपराध हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी सीबीआई जांच कर सकती है। हालांकि सीबीआई को धन शोधन के मामले को ईडी को हस्तांतरित कर देती है, फेमा अधिनियम जैसे 1999 हो गया, पीएमएलए। मान लो सीबीआई को अगर लगता है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है तो वो खुद अपने पास नहीं रखती, बल्कि वो ईडी को ट्रांसफर करती, क्योंकि ईडी जो है कि पीएमएलए यानी कि धन शोधन मामले को देखती है, फेमा मामले को देखती है, तो वो क्या करती है सीबीआई, भाई ईडी आपका मामला ये आप ले लो। ठीक है? वहीं स्वतः संज्ञान के आधार पर भी सीबीआई केवल और केवल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की स्वतः संज्ञान से जांच कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन ही संचालित होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए गए प्रशासकों के द्वारा संचालित होती है, तो उसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती सीबीआई को। लेकिन राज्यों के अंतर्गत अगर आपको जांच करनी तो उसके लिए आपको सहमति लेनी पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यूनियन टेरिटरीज में वो स्वतः संज्ञान ले सकती है। वहीं केंद्र सरकार संबंधित राज्य की सहमति के बाद ही सीबीआई को राज्य के लिए भेज सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी किसी भी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। तो यहां पर बात यह रखनी है कि यहां पर सीबीआई की इस मामले में न्यायपालिका को वरीयता दी गई है, कार्यपालिका को नहीं दी गई, न्यायपालिका को वरीयता दी गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया है तो उसके लिए राज्य की परमिशन होने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत जाके सीबीआई की जांच कर सकते हो, सीबीआई के द्वारा जांच की जा सकती है। अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है सामान्य सहमति, तो इससे संबंधित बातों को समझ लो कि भाई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। ये जो है कि इसकी सामान्य सहमति कहलाती है। लेकिन यहाँ पर दो अपवाद भी हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कह दिया तो राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीबीआई जांच कर सकती है, या फिर जहां पे कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो भी जांच के लिए सामान्य सहमति का प्रावधान लागू नहीं होता। अगर सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा है तो भी जांच की जा सकती है बिना सहमति के। तो दो ऐसे मामले अपवादिक तौर पे हैं जहां पे सीबीआई को राज्य सरकार से सहमति नहीं लेनी पड़ती है। वर्तमान में जैसे पश्चिम बंगाल, मिजोरम, बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, इन्होंने अपनी आम सहमति जो है कि वापस ले ली है। अब यहाँ पर सीबीआई से संबंधित बातों को समझते हैं। ये भी एक जांच एजेंसी है, हालांकि इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, कार्मिक पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन, और ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपीई अधिनियम 1946 के द्वारा जो है कि अपनी शक्तियों को प्राप्त करती है। और इसकी स्थापना के लिए जो सिफारिश की गई थी भ्रष्टाचार के रोकथाम हेतु संथानम कमेटी जो 1962-64 तक थी, तो इसकी सिफारिश के आधार पर ही सीबीआई की स्थापना की गई थी, और सीबीआई डायरेक्टर ही इसका प्रमुख होता है। हालांकि सीबीआई के डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है वो 3 सदस्यीय समिति के द्वारा चयन किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें 3 लोग मिलकर जो है कि इसकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल की बात करेंगे तो 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन 3 वर्ष तक इसका विस्तार किया जाता है, जैसे सेम ईडी की तरह ही किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई।
अब हम चलते हैं अगला, यहाँ पे देखिए एनसीसी का मामला था, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स वगैरह। तो ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये पीडीएफ मैं पोस्ट कर दूंगा तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अब चलते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सुर्खियों पे, फिर इसके बाद हम शासन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भी कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी आज ये पीटी 365 पॉलिटी की कवर हो जाएगी। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स या एनवायरमेंट में से जो आप लोग डिमांड करोगे उसे हम लोग शुरू कर देंगे। अब जैसे अगर हम बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पहली चीज क्या है, एक सांविधिक निकाय है। अब सांविधिक होने का मतलब होता है कि जब संसद किसी अधिनियम के माध्यम से किसी नए संस्था की स्थापना करती है, संसद अधिनियम के माध्यम से, और संवैधानिक क्या होता है, जिसका प्रावधान ऑलरेडी संविधान में दिया गया, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 324, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल नंबर 315, या वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280। लेकिन कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधान में नहीं दी गई, लेकिन संसद ने विभिन्न समय पर अलग अलग समय पर जरूरत के हिसाब से संसद में कानून बनाकर अधिनियम पारित करके उन संस्थाओं की स्थापना की, तो उसे हम कहते हैं सांविधिक निकाय। जैसे सीसीआई की बात करें तो ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसकी स्थापना 2003 में की गई। हालांकि ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है और इस केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, जिसमें एक अध्यक्ष महोदय होते हैं और 6 सदस्य होते हैं, टोटल 7 लोग इसमें जो कि होते हैं। इसके अगर हम कार्य की बात करेंगे तो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करते हैं, जैसे चीटिंग करना, नकल करना, या किसी के साथ जो है कि धोखाधड़ी करना, ऐसे मामलों को, ऐसे प्रथाओं को समाप्त करेंगे। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए जो है कि कोई ना कोई नए नए अभियान चलाते हैं। वहीं उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, भारत के बाजारों में व्यापार करने की क्षमता को सुनिश्चित करना भी ये इसी का काम है। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन यानी कि ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग कह सकते हैं GANHRI। अगर हम बात करें 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और महासभा इसकी सर्वोच्च विचार विमर्श करने वाली संस्था है। वर्तमान में इसमें 16 सदस्य देश शामिल है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी ACC, नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। अगर हम ACC की बात करें तो स्पेशल ग्रुप जो होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक पद पर नियुक्ति को मंजूरी देता है। हालांकि ये प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, जो SPG जो निदेशक होते हैं, और उसके साथ साथ ये केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उद्यमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के सभी उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्ति से जुड़े निर्णय लेती है। ACC की अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी ACC में एक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और मुख्य रूप से गृह मंत्री दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। अब आ जाइए PIB की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी 100वीं वर्षगांठ अभी हाल ही मनाई गई है 2023 में। तो यहाँ पर आप देखोगे एक गैर सांविधिक निकाय। अब गैर सांविधिक निकाय का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि सरकार ने जो है कि अपने नियमों के माध्यम से इसकी स्थापना की। संविधान में होता तो आर्टिकल होता, अधिनियम से होता तो सांविधिक हो जाता, लेकिन जब सरकार अपने कुछ प्रस्तावों या रेजोल्यूशन के माध्यम से इसका गठन कर लेती है तो ऐसी संस्थानों को हम संविधानेतर भी कह सकते हैं, गैर सांविधिक निकाय भी कह सकते हैं। हालांकि ऐतिहासिक युग से ही चली आ रही है, अंग्रेजों के जमाने से, बस इसके नामकरण में परिवर्तन किया गया 1946 में। तो उसी के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों आदि से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराना, ये भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है कि भारत सरकार के द्वारा जो जो कार्यान्वयन किए जा रहे हैं, जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत जो है कि सरकार की नीति कार्यक्रम उपलब्ध करा दिए जाते हैं। 1946 में PIB का वर्तमान नाम दिया गया और 47 के बाद ये सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक विभाग बन गया। अगर इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे प्रधान महानिदेशक जो कि मीडिया और संचार द्वारा की जाती है, उसकी सहायता के लिए एक महानिदेशक और 8 अतिरिक्त महानिदेशक भी होते हैं। और यह सरकार और मीडिया के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करती, मीडिया में प्रदर्शित की जा रही लोगों की प्रतिक्रिया पर सरकार को फीडबैक देने का भी काम करती है। क्योंकि मीडिया को कैसे पता चलता है, आपको कोई न्यूज पता चलती है कि सरकार ने ये काम किया, सरकार ने ये नीतियां अपनाई की हैं, या सरकार ने ये काम किया, तो इस मामले में आपको मीडिया से पता चलता है। और मीडिया को कहां से पता चलता है, उसको PIB से ही जानकारी मिलती है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो भी काम कर रही होती है और मीडिया उसे प्रदर्शित कर रही होती है, या मीडिया के पास वो सूचना पहुंचती है, इन दोनों के बीच में ही मीडिया एक जो है कि सेतु के रूप में काम करती है। अब यहाँ पे NIA की बात करेंगे, जिसे हम लोग कह सकते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो इसकी बात करेंगे तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। हालांकि NIA ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए अलग अलग स्थानों की तलाशी की है लंदन में। और NIA का गठन 26/11 के
बाद एनआईए अधिनियम 2008 द्वारा की गई थी, जो मुंबई में ताज होटल नरीमन हाउस पे जो कसाब ने आक्रमण किया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, तो उससे संबंधित एनआईए का गठन उस समय किया गया था। और ये मुख्य रूप से आतंकवाद रोधी एजेंसी है, जो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए काम करती है और आतंकवादी गतिविधियों का स्वतः संज्ञान भी लेती है। अभी 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया कि एनआईए को अब अंतर्राष्ट्रीय संधियों या अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन रहते हुए भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच करने का भी अधिकार दिया गया है। कैबिनेट सचिव की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पद है, इससे यूपी पीसीएस में भी प्रॉब्लम्स में प्रश्न आ चुका है और यूपीएससी में भी प्रश्न आ चुका है इससे, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी आती है। कैबिनेट सचिव को 1 और साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया। पहली चीज, कैबिनेट सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति कमेटी होती है ना, अपॉइंटमेंट कमेटी जो होती है, इसके द्वारा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर की जाती है। कैबिनेट सचिव भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 और भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। और कैबिनेट सचिव सिविल बोर्ड सेवा या सिविल सेवा बोर्ड का प्रमुख भी होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है और आप देख सकते हो यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, यूपीएससी में भी, कि कैबिनेट सचिव को ही सिविल सेवा बोर्ड का प्रमुख भी माना जाता है। तो यहां तक तो हमने आधे घंटे में अपने एक सेगमेंट को कवर किया। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो चलेगा वो हमारा क्या है, तो आ जाइए अब हम देखते हैं शासन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू, यानी कि कुछ योजनाएं हो गई, कुछ नीतियां हो गई, इस पर हम बात करेंगे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं में, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे मिशन कर्मयोगी, क्योंकि आप लोग भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाह रहे हो, सिविल एस्पिरेंट हो और कल को आप लोग सिलेक्शन भी लोगे, तो इसके लिए आपको मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत कुछ ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस, जो कि 25 दिसंबर को होता है, इस दिन मिशन कर्मयोगी का विस्तारित संस्करण अपडेट किया। तो आगे बढ़ने से पहले सुशासन दिवस के बारे में जान लो कि जो गुड गवर्नेंस डे होता है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत 2014 से की गई थी। क्लियर है। अब आज हम मिशन कर्मयोगी के बारे में जान लेते हैं। तो क्या होता है भाई मिशन कर्मयोगी? इसमें क्या होता है, जो सिविल सेवक होते हैं उनकी क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय एक कार्यक्रम है। यानी जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, जो कल को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या और भी अधिक सारे पद प्राप्त करती हैं, या स्टेट लेवल पर कह दो चाहे सेंट्रल लेवल पर कह दो, तो एक तरीके से नेशनल प्रोग्राम चलाया जा रहा है इनकी क्षमता निर्माण का। अब क्षमता निर्माण का मतलब क्या है? अभी हम लोग क्या करते हैं, केवल जनरल स्टडीज को पढ़ते हैं और पढ़ के अपने मेंस ऑप्शनल वगैरह करके सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या समस्या है, ग्राउंड लेवल पर हमें कैसे चीजों को टैकल करना है, कैसे हमें जो है कि मीटिंग्स को अटेंड करना है, कैसे किसी भ्रष्टाचार को रोकना है, इन सभी चीजों के बारे में आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। यानी कि आपकी जो प्रशिक्षण होता है उसके माध्यम से आपके गुणों को विकसित किया जाता है। तो भविष्य के लिए तैयार यानी कि फ्यूचर रेडी सिविल सेवा का निर्माण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें निम्नलिखित गुण हमें देखने को मिलने चाहिए। तो सिविल सेवा में कौन कौन से गुण डेवलप करना चाह रही है सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत? पहली, कि सही दृष्टिकोण वाली एक सिविल सेवा हो, जो कि इनोवेटिव हो, पेशेवर हो, जैसे किसी भी प्रॉब्लम्स का समाधान इनोवेटिव तरीके से करे। वहीं टेक्निकल तरीके से यानी कि तकनीकी क्षमता से युक्त कुशल सिविल सेवक हो। आज बहुत सारे जो है कि सिविल सर्विसेज जो सेवक हो चुके हैं, सिविल सर्विस में हैं, जो पुराने हो गए हैं काफी, मतलब 55 साल के आसपास, 50 साल के आसपास, वो भी टेक्नोलॉजी से जो है कि उतना अपडेट नहीं है। तो सरकार चाहती है कि अब जो नए नए जो है कि सिविल सेवक आ रहे हैं उनको तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लो, चैट जीपीटी देख लो, आईओटी देख लो, रोबोटिक देख लो, आज इसी सब की दुनिया है। और अगर आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप बहुत सारे पीछे रह जाओगे। वहीं न्यू इंडिया के विजन और ज्ञान से युक्त सिविल सेवक चाहिए। न्यू इंडिया का मतलब क्या है कि जो तकनीकी रूप से भी विकसित हो रहा हो, आर्थिक रूप से विकसित हो रहा हो, मानसिक रूप से विकसित हो रहा हो, तो इन सभी विकास की संभावनाओं को तराशने के लिए न्यू इंडिया के विजन को संभाला जा रहा है। तो इससे संबंधित भी उसके पास ज्ञान और विजन होना चाहिए। तो इसीलिए मिशन कर्मयोगी जो है कि शुरू किया गया। हालांकि इसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं, जहां पे आप देखोगे माई आई गॉट यानी कि एक व्यक्तिगत अधिकारी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मिश्रित पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑफलाइन पाठ्यक्रमों और ऑनलाइन लर्निंग घटकों को भी एक साथ तैयार किया गया है। विकास की बात करेंगे यानी वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट सिस्टम भी दिया जाएगा। वहीं क्यूरेटेड कार्यक्रम भी है, जो कि मंत्रालयों, विभागों, प्रशिक्षण संस्थानों की विविध लर्निंग आवश्यकताओं को पूरा करता है। और 12 डोमेन विशिष्ट क्षमता निर्माण ई लर्निंग पाठ्यक्रम भी विकसित है। तो कहीं ना कहीं इसमें टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है। और अगर मैं आगे बात करूं तो केंद्रीय सिविल सेवा आचरण 1964 भारत में सरकारी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करती है। और इसी में एक सह योजना के तौर पे कर्मयोगी प्रारंभ की गई है। प्रारंभ, इसका नाम ही कर्मयोगी प्रारंभ है, जो कि एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया।
जिसमें कहा जा रहा है कि जो रोजगार मेले से भर्ती होकर नए सरकारी कर्मचारी आए हैं, उन्हें सरकारी नीतियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए। जैसे बहुत सारे लोग एजुकेटेड है और रोजगार मेले से उनकी भर्ती हो गई, तो कहीं ना कहीं उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो ऐसे में जो सरकारी नीतियों से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारी है उन्हें बताना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये 8 पाठ्यक्रमों का एक सेट है जो कि मिशन कर्मयोगी का एक हिस्सा माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। सूचना के अधिकार को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केंद्र स्तर और राज्य सरकारों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की जो रिक्तियां हैं उन्हें भरने का आदेश दिया गया, यानी निर्देश दिया गया। तो आरटीआई के बारे में पहले आप जान लो कि आरटीआई क्या होती है। बहुत लोग जानते नहीं है, तो आरटीआई के बारे में जरा जान लेते हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों या विभागों से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं जिसे सार्वजनिक माना जाता हो, तो ये प्राप्त करने का अनुरोध कर सकते हैं राज्य स्तर से भी या फिर केंद्र स्तर से भी। अगर इसके नोडल एजेंसी की बात करें जो सूचना के लिए कार्यान्वित करती है, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जिसको हम लोग डीओपीटी कहते हैं, ये आरटीआई अधिनियम को लागू करती है और कार्मिक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अधीन रहकर ये कार्य करती है। अब यहाँ पे आरटीआई 2005 के कुछ प्रावधान हैं, उनको देख लेते हैं। पहला प्रावधान है कि इसमें एक लोक प्राधिकारी अर्थात कि किसी ऐसे प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त संस्था होती है जो कि संविधान द्वारा स्थापित की जा सकती है, या फिर संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाकर स्थापित कर सकते हैं, या सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत भी स्थापित किया जा सकता है। अब मैं कहता हूं कि जो आपका आरटीआई, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट आया 2005, उसने किस प्रावधान का पालन किया? सेकंड वाले का, कि संसद ने कानून बनाया 2005 में और आरटीआई अधिनियम दे दिया। लेकिन इसके बाद ये एक हमारा फंडामेंटल राइट भी बन गया, यानी कि संविधान में आर्टिकल द्वारा भी वर्णित हो चुका है, तो इसी को कहा जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये कही जाती है कि जो आरटीआई अधिनियम 2005 की जो धारा 6(1) है, वो कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अनुरोध करना होता है। तो लिखित माध्यम के साथ साथ अब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, डिजिटली तौर पे भी आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मुझे इस डिपार्टमेंट की आरटीआई चाहिए, मतलब कि इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन 2 प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। वो प्रतिबंध क्या क्या है? उससे पहले आप ये समझ लो कि धारा 7 के तहत सूचना प्रदान करने के लिए अधिकतम समय सीमा भी दी गई है कि आपको 30 दिन के अंदर जो है कि इसे देना चाहिए सूचना को। और धारा 8 प्रतिबंध भी लगाती है कि कुछ मामलों में हम सूचनाओं का प्रकटीकरण नहीं करेंगे, जैसे अगर उससे हमारी सुरक्षा, संप्रभुता, आतंकवाद, धार्मिक उन्माद ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो उन अधिकारियों के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी आरटीआई के माध्यम से वो सूचना नहीं दी जाएंगी जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। और साथ में आप आरटीआई कानून के द्वारा दूसरी अनुसूची में जो शामिल किए गए आसूचना यानी इंटेलिजेंस सुरक्षा संगठन है, उसकी भी सूचना आप नहीं ले सकते। जैसे आईबी हो गया, रॉ हो गया या सर्ट इन हो गया, इन जैसी जो खुफिया एजेंसी होती है, आप इनकी भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते कि इनके द्वारा कौन सा मिशन किया जा रहा है, कहाँ कहाँ किया जा रहा है। ऐसे तो फिर हमारी सारी सूचना जो है कि पूरी दुनिया में पब्लिक हो जाएगी, और जो हम काम करना चाह रहे हैं इन संस्थाओं के द्वारा कि आतंकवाद जैसी गतिविधि को रोके, नारकोटिक्स गतिविधि को रोके, मनी लॉन्ड्रिंग को रोके, फिर ये विफल हो जाएंगी और सारी संस्थाएं फेल हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आरटीआई आप कितना भी दायर कर दो कि मुझे जानना है कि रॉ क्या कर रही है, मुझे जानना है आईबी क्या कर रही है, सरकार बताएगी नहीं, अधिकारी बताएंगे ही नहीं, क्योंकि भाई आप इस तरीके से गलत पूछ रहे हो। क्योंकि सरकार की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, खतरा, संप्रभुता सब कुछ खतरे में आ जाएगा। और इसी बात पे हम यहाँ पे इन चीजों को भी समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसके आधार पर उसे छूट दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सूचना से भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक हित या किसी अन्य देश से संबंध अगर प्रतिकूल हो जा रहे हैं या किसी अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो सूचना नहीं दी जाएगी। या फिर कोई ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से न्यायालय की अवमानना होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, तो भी वो सूचना नहीं दी जाएगी किसी को। या संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो भी वो सूचना नहीं दी जाएगी। या फिर किसी विदेशी सरकार से हमें विश्वास प्राप्त सूचना मिली है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल, स्ट्रैटेजिक कॉन्फिडेंशियल, रणनीतिक रूप से अगर गोपनीयता की कोई सूचना मिली है, तो हम इसे भी शेयर नहीं कर सकते आरटीआई अधिनियम के माध्यम से, तो हम इसे भी नहीं जान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इससे आपको छूट दी गई है। वहीं आप देखोगे वाणिज्यिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट, बौद्धिक संपदा से जुड़ी किसी भी प्रकार की सूचना जारी नहीं की जाए जिससे किसी तीसरे पक्ष को जो है कि नुकसान हो जाए। अब भाई बौद्धिक संपदा क्या होती है कि अगर कोई कंटेंट या कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बना रही है, तो उसमें क्या क्या कंटेंट यूज कर रही है, इस चीज की कॉन्फिडेंशियल जानकारी होनी चाहिए। ये किसी भी तरीके से पब्लिक नहीं की जा सकती, वरना फिर कोई भी कंपनी जो है कि कोका कोला बना सकती है, कोल्ड ड्रिंक बना सकती है, बर्गर बना सकती है, तो ये उनके ट्रेड सीक्रेट होते हैं जो कि
पब्लिक नहीं किए जा सकते, तो इसे भी छूट है। या फिर किसी व्यक्ति का जीवन या उसकी शारीरिक सुरक्षा भी अगर खतरे में पड़ रही है तो उससे संबंधित भी आरटीआई के बारे में कोई सूचना नहीं मांग सकते। या फिर कोई ऐसी सूचना जो कि अपराधों की जांच या गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है, तो भी यह सूचना नहीं दी जाएगी। मंत्रिमंडल के दस्तावेज से संबंधित भी यह सूचना नहीं दी जाएगी। या फिर ऐसी कोई सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित हो और उसकी निजता का अनावश्यक उल्लंघन हो रहा हो। अब जैसे आप किसी ऐसे कर्मचारी के बारे में नहीं पूछ सकते आरटीआई अधिनियम के माध्यम से डाल के कि इस व्यक्ति को जो है कि एचआईवी या एड्स की बीमारी है कि नहीं, या इस व्यक्ति को जो है कि कोई ऐसी बीमारी है, क्योंकि उसकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी ऐसे पर्सनल व्यक्ति की डिटेल नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती ना। शुरू में ही मैंने बताया कि आरटीआई के द्वारा आप सार्वजनिक की जाने वाली सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हो। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ में आ रहा होगा, चीजें आपको समझ में आ रही होगी बेहतर तरीके से, कि ताकि जब आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इजीली याद हो जाएंगी। अब यहां पे हम देखते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग, जो कि किस तरीके का संस्थान है। तो अगर हम संस्थान की बात करें तो एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसको 2005 में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत गठन किया गया। राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश के बाद गठन किया था। उस समिति में प्रधानमंत्री महोदय अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हो सकता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष होता है। क्लियर? और अगर आप देखोगे तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है सीआईसी, और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं आईसी। इट मींस कि 1 + 10 = 11 लोग होते हैं। लेकिन इसमें जो सीआईसी होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। हालांकि जो सूचना आयुक्त होते हैं पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, यानी कि इनको जो है कि वैलिड होते हैं, लेकिन सीआईसी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। और इनके पास सिविल न्यायालय की समान शक्तियां होती हैं, यानी कि किसी भी संस्था को, किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकती हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे आधार से संबंधित कुछ मुद्दे थे, लेकिन मैं मुद्दे को ना पढ़ के आधार से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो प्रश्न बनाती है यूपीएससी, वो आपको मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आधार। आपके डेली लाइफ में यूज हो रहा है आधार, और यूपीएससी का ये ट्रेंड है कि जो चीज आप रेगुलर यूज करो डेली लाइफ में, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी हाल ही में मंत्रालयों और विभागों को 2020 के नियमों के तहत आधार प्रमाणीकरण को लागू करने की अनुमति दी गई है। तो अब क्यों दी गई है? क्योंकि इससे सुशासन का हित होगा, सार्वजनिक धन का रिसाव रुकेगा, यानी कि लीकेज, और नवाचार को सक्षम बनाया जाएगा, और ज्ञान का प्रसार भी किया जा सकेगा। तो इसलिए आधार को जो है कि कई जगह प्रमाणीकरण के रूप में प्रयोग करने की बात की गई है। लेकिन अब यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आधार की कुछ प्रमुख विशेषताएं। जैसे इसकी विशेषता है कि 12 अंकों का एक जो है कि डिजिट होता है। आप देखोगे अपने आधार कार्ड में तो 4-4 अंकों के 3 स्लॉट लिखे होते हैं, 4-4 अंकों के 3 स्लॉट लिखे होते हैं। इट मींस कि 12 अंक होते हैं। वहीं एक क्रम रहित संख्या होती है, मतलब इसमें ना कोई जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल आदि का कोई विवरण शामिल नहीं होता है। दूसरा, ये व्यापक प्रौद्योगिकी अवसंरचना पर जो है कि आधारित होता है, और ये लक्षित डिलीवरी यानी आयकर रिटर्न दाखिल करने और सरकारी सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति डीबीटी का प्रॉफिट लेना चाहता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, उसके लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट की जानकारी आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होनी चाहिए। तो इट मींस कि अगर आपको किसी प्रकार का या आयकर रिटर्न, आप इनकम टैक्स फाइल करते हो रिटर्न करने के लिए आईटीआर, तो वहां पर भी आपके अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूं तो ये पते और पहचान का प्रमाण होता है। हालांकि पते से भी ज्यादा जरूरी होता है ये पहचान, कि ये व्यक्ति कौन है, जिसकी फिंगर टिप्स है, आइरिस है, जो आंखों की पुतलियां वगैरह कैप्चर की गई है, फिंगर टिप्स कैप्चर की गई है। तो इस तरीके से आपकी वो आइडेंटिटी बताता है। पता तो सेकेंडरी होता है, लेकिन ये किसी भी तरीके से नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। नागरिकता का प्रमाण पत्र 2 होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है भारतीय पासपोर्ट, जिसपे लिखा होता है भारत गणराज्य, ये हो गया इंडियन पासपोर्ट। दूसरा आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, निर्वाचक मतदाता पहचान पत्र। तो ये आपके 2 ऐसे प्रूफ होते हैं जो आपकी नागरिकता को प्रमाणित करते हैं कि आप भारत के नागरिक हो। बाकी आधार कार्ड कोई नागरिकता का प्रमाणित नहीं करता है। और डीबीटी का फायदा लेने के लिए भी आप इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण भी इससे ले सकते हो। इसकी संवैधानिकता के मुद्दे को अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे आधार अधिनियम की जो संवैधानिकता है, जो कि के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में ये मामला आया था। तो मामला ये था कि आधार का जो बिल था, इसको जो है कि धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था 2016 में, और सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई। ये कहा गया कि ये धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि धन विधेयक पे राज्यसभा कोई विशेष चर्चा नहीं कर सकती, ना तो कोई संशोधन कर सकती है। और जिस समय ये बिल लाया गया था उस समय राज्यसभा में जो है कि बीजेपी सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस या अन्य दल जो है कि बहुमत में थे। और अगर ये
धन विधेयक नहीं होता, एक सामान्य विधेयक होता, तो शायद राज्यसभा से फेल हो जाता। और इस वजह से जो है कि इसको धन विधेयक के रूप में लाया गया कि ताकि आधार पे कोई भी तरीके का जो है अतिक्रमण ना हो सके और कहीं ना कहीं आधार को बिना किसी परमिशन के या बिना किसी लेग लपेट के पास करा दिया जाए। हालांकि बाद में जब ये निर्णय आया 2018 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आधार अधिनियम है वो बिल्कुल संवैधानिक है, बिल्कुल सही तरीके से उसको पेश किया गया था, जिसमें निर्णय इन्होंने दिया कि सक्षम रूप से पारित किया गया था धन विधेयक के रूप में, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन 14, 15, 19 और 21 आर्टिकल 14, 15, 19, 21 का किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं करता है और समाज की कल्याण योजनाओं को लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य होगा। हालांकि इसे बैंक खाता खुलवाने या मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्शन के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं थोपा जाएगा। लेकिन फिर भी बैंक वाले क्या करते हैं, आपसे देखो पूछा जाता है केवाईसी अपने कराने के लिए, तो बैंक कभी भी नहीं कहता कि आधार कार्ड इससे लिंक करो, ठीक है। आप आधार की जगह आप वहां पे पैन कार्ड लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो, कोई भी ऐसी आईडी प्रूफ लगा सकते हो जिसमें आपकी सारी डिटेल दी हो। वहां पे आधार कार्ड कंपलसरी नहीं होता। या फिर अगर आप देखोगे कि इंटरनेट या मोबाइल कनेक्शन के लिए आप जब सिम खरीदने जाते हो दुकान पे, तो दुकान वाला क्या कहता है, आधार कार्ड है? आप कह दो कि सर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो वो मना नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है कोई और आईडी है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी ऐसी आईडी दो जिसमें आपकी डिटेल हो। तो इट मीन्स कि बैंक खाता या मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन के लिए ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपको अगर समाज से संबंधित जो भी समाज कल्याण, जो वेलफेयर स्टेट के लिए सरकार जो योजना चला रही, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो गई या फिर किसान सम्मान निधि हो गई या किसी भी प्रकार की, जैसे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो गया, तो इसके लिए आधार को अनिवार्य किया गया, जो कि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। अब यहां पर देखोगे एक ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन है, जो कि मैंने पूरा पढ़ा, इसके बारे में कुछ खास डिटेल नहीं थी, ये यूपीएससी के लिए मेरे हिसाब से नहीं था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। हालांकि इसको मैंने मंथली मैगजीन में कवर किया था, और ये किस मंथली मैगजीन में ये मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने मई से लेकर अक्टूबर तक जो है कि डिस्कस किया था, तो उसमें कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया है। और अब हम चलते हैं भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से यूपीएससी प्रश्न बनाती है। तो देखो कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि उपभोक्ता संरक्षण जो आयोग है, ठीक है, इसके द्वारा जो लंबित मामले थे उनमें अब गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि दिसंबर 2022 तक लगभग 5.5 लाख जो है कि मामले थे, अब जो घटकर सितंबर 2023 तक 5 लाख मतलब 5.45 लाख तक हो चुके हैं, यानी कि मामलों में गिरावट हो रही है। अब यहां पर हम बात करेंगे उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए 2019 कहता है कि वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है जो किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या प्राप्त करने के लिए भुगतान करने का वचन देता है या फिर भुगतान करता है। जैसे कि आप कोई चीज जो है कि खरीदने जा रहे हो या आप कोई सर्विस ले रहे हो, जैसे मान लो आपने कोई कोचिंग पढ़ी, ट्यूशन पढ़ा, या फिर आपने कोई काम कराया मजदूरों से, मिस्त्री से, तो आपने कोई ना कोई सर्विस ली या फिर आपने कोई वस्तु खरीदी जाके मार्केट से, तो आप उपभोक्ता कहलाओगे। क्लियर है, ये क्या कहलाओगे, आप उपभोक्ता कहलाओगे। लेकिन अगर मैं आपको और आगे डिटेल में कहूं कि अगर आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग कर रहे हो या टेली शॉपिंग या डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा भी अगर कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो भी आप जो है कि उपभोक्ता कहलाओगे। अब आप अमेजोन से, मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से बहुत सारे ऑनलाइन आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कंज्यूमर ही तो हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन जाके दुकानों पर जाओगे, रिटेल शोरूम में जाओगे या ब्रांडिंग शोरूम में जाओगे तभी आप सामान खरीदने पर उपभोक्ता कहलाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर ऑनलाइन भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और वहां पे भी अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन किया गया तो भी आप क्लेम कर सकते हो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। इट मींस कि आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन खरीदो चाहे ऑफलाइन खरीदो, आपके अधिकार सुरक्षित होंगे, परंतु एक कंडीशन पे नहीं होंगे। आप कब उपभोक्ता नहीं कहलाओगे, अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पुनः बेचने के लिए या उसका वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है, तो उपभोक्ता नहीं माना जाएगा, वो आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसी मोटरसाइकिल खरीदी जो सेकंड हैंड है, या 4 व्हीलर खरीद ली, या कोई आईफोन मोबाइल वगैरह खरीद ली, जिसे हम लोग कहते हैं सेकंड हैंड खरीदना या रीसेल वैल्यू होना, तो ऐसी स्थिति में आप उपभोक्ता नहीं कहलाओगे। क्यों नहीं कहलाओगे, क्योंकि आपने पहले से ही एक ऐसी वस्तु को खरीदा जो पहले ही किसी कस्टमर ने खरीद ली थी उपभोक्ता के रूप में बन के। तो मान लो आपने कोई सेकंड हैंड बाइक खरीदी और उसमें कुछ खराबी हो गया या कोई मामला हो गया, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उसका केस नहीं कर सकते हो, कि भाई मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो गया, क्योंकि स्पष्ट रूप से जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कहता है कि अगर आप कोई सेकंड हैंड चीज खरीद रहे हो या रीसेल वाली चीज खरीद रहे हो, तो आप उसमें उपभोक्ता के कैटेगरी में नहीं आओगे। अब यहाँ पे हम चीजों को और समझते हैं।
जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कहता है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की एक स्थापना की जाएगी, जो कि 3 स्तर पे ये नियम बनाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर पे 3 स्तरीय जो है कि गठन होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देना है कि ये अर्ध न्यायिक तंत्र है, क्योंकि ये भी किसी ना किसी चीज का निर्णय कर रहे हैं, और जो भी संस्था निर्णय करती है वो अर्ध न्यायिक तंत्र बन जाता है, क्योंकि निर्णय करने का काम न्यायपालिका का होता है किसी मामले में। लेकिन अगर कोई संस्था भी निर्णय कर रही है, जैसे लोकसभा स्पीकर दल बदल अनुसूची के आधार पे, दल बदल जो कानून है उसके आधार पे अगर किसी सांसद की सदस्यता को रद्द करता है, तो भी वो अर्धन्यायिक की स्थिति में आता है। और अर्धन्यायिक जो निर्णय होते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू करना मूलभूत अधिकार है किसका, मूलभूत ढांचा है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। तो ऐसे में ये भी एक अर्धन्यायिक तंत्र के रूप में काम करेगा। साथ में अगर आप बात करोगे इसके अंतर्गत, तो ई दाखिल पोर्टल भी इसमें एक होता है, जो कि परेशानी रहित, त्वरित और किफायती सुविधा प्रदान करता है उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों से संबंधित। वहीं प्रमाणन चिन्ह भी प्रदान करता है, यानी कि सर्टिफिकेशन मार्कर्स। यह गुणवत्ता मानकों के संबंध में उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें उनके प्रति, यानी प्रोडक्ट के प्रति, सेवा के प्रति जागरूक करता है। तो आप देखोगे कि जैसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा खाद्य सामग्री पे जो है कि प्रमाणन दिया जाता है, यानी कि जो प्रमाण पत्र दिया जाता है। या फिर ब्यूरो इंडिया स्टैंडर्ड की बात करूं, BIS, या हॉलमार्क की बात करूं जो गोल्ड पे दिए जाते हैं, गोल्डन वगैरह प्रोडक्ट पे दिए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रमाणन दिया जाता है, प्रमाण चित्र प्रदान किया जाता है, जिससे उपभोक्ता के अधिकार भी सुरक्षित रहे और वो उन प्रोडक्ट के बारे में जागरूक भी रहे। क्लियर है? अब चलते हैं हम सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आप लोग आजकल जो है कि अपने दिन भर का 90% चीजें जो है कि यूट्यूब से ही देख रहे हो और यूट्यूब से ही सीख रहे हो। फिर चाहे वो पढ़ाई हो या ब्यूटी प्रोडक्ट हो या जिम प्रोडक्ट हो या बहुत सारे। इसमें जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक गाइडलाइन दी है सरकार के द्वारा, एक नया जो है कि गाइडलाइन है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी के लिए जरूरी है, चाहे आप स्टडी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, चाहे जो भी। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर तथा किए गए विज्ञापनों हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें क्या कहता है कि भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन की रोकथाम दिशा निर्देश 2022 का इसमें विस्तार किया गया। उपभोक्ता मामलों का विभाग सक्रिय रूप से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आता है। अब इसमें ट्विस्ट कहां से होगा, अगले पेज से ट्विस्ट आएगा। अभी तो कहा गया कि अगर इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करोगे तो इन्फ्लुएंसर्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दंडित भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 2019 के तहत दंडित किया जाएगा। अब यहां पर आते हैं प्रमुख प्रावधानों की बात करते हैं। जैसे सभी के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए वो क्या क्या दिए गए? पहला, प्रकटीकरण विज्ञापनदाता और इन्फ्लुएंसर्स के बीच सभी भौतिक संबंध जैसे कि मौद्रिक या अन्य पारितोषिक या निःशुल्क उत्पाद का खुलासा करना अनिवार्य है। फॉर एग्जांपल आप समझिएगा कि जैसे आप बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट को देखते हो ऑनलाइन यूट्यूब पर, क्या होता है कि वहां पे कोई एक्ट्रेस होती है या कोई एक्टर होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, वो कहता है कि मैं इस शैम्पू का प्रयोग करता हूं और मेरे बाल बहुत स्मूथ और सिल्की हैं। क्लियर है? या मैं इस फेस वॉश को यूज करता हूं, मेरा फेस देखिए कितना चमक रहा है। या मैं ये प्रोडक्ट खाता हूं जिससे मैं जिम की जो है कि कैपेसिटी बढ़ जाती है, मैं जिम में जो है कि बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग अच्छे से करता हूं। या मैं इस प्रकार का शिलाजीत खाता हूं, या मैं इस प्रकार की जो है कि फैट लूज करने के फैट बर्नर प्रोडक्ट यूज करता हूं। तो इसमें सरकार ने स्पष्ट कहा कि आपको बताना पड़ेगा। जो बताने वाले होते हैं वो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिसको आप यूट्यूब पर फॉलो कर रहे होते हैं। तो उन्होंने, सरकार ने कहा कि जो आपको कंपनी, जिस कंपनी का प्रोडक्ट बता रहे हो, उसके बीच में और आपके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो आपको बताना होगा कि अगर आपने उससे 1 लाख रुपए, 50,000, 10,000 जो भी रुपए लेके अगर आप उसके प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हो या फिर आप फ्री कर रहे हो या जो भी है, वो आपको बताना पड़ेगा। इससे कस्टमर क्या होगा, अपने माइंड में क्लियर कर लेगा कि भाई यार ये तो अब उस प्रोडक्ट का जो है कि बस प्रमोशन कर रहा है पैसे लेकर, तो इट मीन्स कि हो सकता है ये सही भी ना हो। और इसी में आप देखोगे कि विज्ञापन, प्रायोजित, सहभागिता, भुगतान युक्त प्रचार, जिसे हम पेड प्रमोशन कहते हैं, ऐसी शब्दावलियों का प्रमोशन आपको दिखाना पड़ेगा। आप देखोगे वीडियो के कहीं भी कॉर्नर में या कहीं पे भी आप किसी भी वीडियोस को देखोगे, हालांकि मेरी कोई भी वीडियो पेड प्रमोशन नहीं होती है, जो भी चीज मैं बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। उस लाइन को भी इसमें मेंशन किया गया, एक्सपीरियंस वाले को आगे बताऊंगा। तो पेड प्रमोशन आपको शो करना पड़ेगा, जिससे पता चल जाए कि अगर मान लो कोई व्यक्ति लैक्मे के प्रोडक्ट का, बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट का जो है कि प्रचार कर रहा है, या गार्नियर का प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा है, या फिर जो है कि जिम के किसी प्रोडक्शन का प्रचार कर रहा है, भाई ये आप जिम जाते हो तो ये प्रोडक्ट खा के जाओ, ये पीनट बटर खाओ, इसका फलाना ढिमकाना, या किसी कपड़े का या डेली यूजेस का, तो उसे दिखाना पड़ेगा कि ये पेड प्रमोशन है। इट मीन्स कि लोग जो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके कहने पर बस मार्केट से जाके खरीद रहे हैं, तो उसको पहले ये पता रहे कि ये तो यार पैसे लेकर जो है कि इसकी ब्रांडिंग कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट सही भी हो या गलत हो। पहली चीज समझ में आया। और अगर ऐसी कोई बात आ रही है तो आप क्या कर सकते हो कि अगर
केस करते हो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, तो आपको 10 लाख रुपए भी मिल सकते हैं या फिर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है कंपनी पे। दूसरी बात, विज्ञापन में जो भी आप दावे कर रहे हैं वो प्रमाणित होने चाहिए, यानी उन्हें किसी उत्पाद या सेवा या विज्ञापन करने का पहले से अनुभव हो या उपयोग किया उन्होंने। झूठे और भ्रामक और अतिरंजित दावे जो करते हैं उससे उन्हें बचना पड़ेगा। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि अगर मैं इस स्टेटमेंट का यूज करूं तो बहुत सारे लोग देखते हैं, आप देखोगे कि भाई मैं पिछले 1 साल से जो है कि शैम्पू यूज कर रहा हूं गार्नियर का, या किसी भी कंपनी का ले लो, डव का ले लो या मामा अर्थ का ले लो, और अगर वो व्यक्ति रियल में यूज कर रहा है तब तो कह सकते हो कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट को मैं यूज करूंगा। पता चला उसने एक ही दिन यूज किया था लेकिन उसने कह दिया मैं एक साल से यूज कर रहा हूं, और आपने देख के उस प्रोडक्ट को खरीदा और आपके सारे बाल झड़ने लग गए, सारे बाल टूटने लग गए, या आपने कोई हेयर ऑयल लगाया तो आपके सारे बाल सफेद होने लगे। तो ऐसे में आप क्लेम कर सकते हो कि उस व्यक्ति ने तो भाई ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। तो यहां पर ये आपको बताना पड़ता है इन्फ्लुएंसर्स को, साथ में झूठे या भ्रामक या अतिरंजित अगर दावे हैं तो इनसे बचना पड़ेगा। वहीं अगर हेल्थ इश्यू से रिलेटेड है, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह आते हैं अपना यूट्यूब चैनल पे, अपना उन्होंने बता रखे, या डाइटिशियन होते हैं जो डाइट प्लान प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हें बताना पड़ेगा और डिस्क्लेमर भी देना पड़ेगा कि हाँ इसका प्रयोग मैंने पहले से किया है, या एक लाइन छोटी सी लिख के आती है डिस्क्लेमर में कि मेरे द्वारा बताए गए प्रोडक्ट को यूज करने से पहले एक बार अपने चिकित्सक से जरूर कंसल्ट करें। इट मींस कि आपने अगर बिना चिकित्सक के कंसल्ट किए आपने उस यूट्यूबर की चीज को फॉलो कर लिया, हो सकता है आपको हेल्थ इशू कोई अगर हो जाता है तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया या कहीं लाइन में लिख दिया अपनी वीडियो के साइड में कि भाई आप अपने चिकित्सक से एक बार परामर्श जरूर कर लें। समझ में आ गया? चिकित्सक से परामर्श जरूर कर ले। या फिर आप कभी भी यूट्यूबर्स का देख के या किसी इन्फ्लुएंसर का देख के कोई चीज आप घर पर लेके आते हो खाने पीने की, तो उसमें एक बार जरूर लिखा होता दवा के लिए कि हालांकि इसकी डोज ऐसे है कि भाई दिन में सुबह शाम खाना है, ऐसे ऐसे खाना है, पानी से, दूध से, जिससे भी खाना हो, लेकिन फिर भी आप इस दवा की खुराक लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर कर ले। ये नोट करके लिखा होता है हर एक मेडिसिन पे, ठीक है, चाहे वो डिब्बे बंद हो चाहे जैसी भी हो। तो इट मींस कि वो कंपनी भी क्लेम कर रही है कि एक बार आप अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लो। तो भाई कंपनी की यहाँ पे गलती नहीं है, आपकी यूज करने वाले की, कंज्यूमर की गलती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं बात करूं फिनफ्लुएंसर की बात करूं, तो यहाँ पे जो फिनफ्लुएंसर का मतलब है जो फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी देते हैं, तो इनका पंजीकरण होना जरूरी है सेबी के अंतर्गत, ताकि वे बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं या बीमा से संबंधित जो निवेश पर सलाह दे सकते हैं उससे संबंधित उन्हें पंजीकरण भी कराना होता है। अब आप देखोगे बहुत सारे लोग आजकल स्टॉक मार्केट में चल रहे हैं, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, बिनोमो एप्लीकेशन हो गया, ऑक्टा एफएक्स हो गया, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसके बारे में जो है कि वो लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई आप इससे अपने ग्रो कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो। तो स्पष्ट कहा गया कि पहले आप इन सब चीजों को अगर बता रहे हो तो पहले अपने आप को भी आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा सेबी के अंतर्गत, ताकि आप किसी भी प्रकार की जो निवेश संबंधी सलाह दे रहे हो वो सही होनी चाहिए। अगर बाई चांस गलत हो रही है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी, तो आपको भी पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ हम छोटे छोटे अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों को भी कवर करेंगे। जैसे आप देखोगे ई शासित राज्य यानी ई गवर्न स्टेट। ई गवर्न का मतलब होता है कि एक राज्य के द्वारा अपनी सारी जो है कि क्रियाकलाप, जो भी सरकारी गतिविधि है या सरकारी जानकारियां हैं, वो सारी की सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दी जाए। तो केरल ऐसा पहला राज्य बन गया जो पूरी तरीके से ई शासित राज्य बन गया है। सरकारी सेवाओं का इसने शीघ्र और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं का डिजिटलीकरण कर दिया। इट मींस कि ई शासन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसके लिए आपको वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटिंग, ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। अब गांव गांव तक आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके लिए केरल ने क्या किया, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना शुरू की, जिससे क्या किया कि गांव गांव तक उसने जो है कि इंटरनेट कनेक्शन को बिछाया, ताकि गांवों तक भी जो है कि इंटरनेट का प्रयोग लोग कर सकें। और ई सेवानम, ये भी एक व्यवस्था को इसने शुरू किया है केरल ने। अब यहाँ पे पंचायत विकास सूचकांक की बात करेंगे, तो हालांकि ये केंद्रीय स्तर पे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और पंचायतों की प्रगति की निगरानी और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक मैट्रिक्स प्रदान किया जाता है, और इनके स्कोर के आधार पर पंचायतों को रैंकिंग दी जाती है, जो कि 4 श्रेणियों में होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो इससे क्या होगा कि पंचायतें जो है कि अपनी प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगी। अब यहां पे हम आईना डैशबोर्ड की बात करेंगे ना। तो आईना डैशबोर्ड क्या है? असल में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आईना डैशबोर्ड जो है कि फॉर सिटीज ये शुरू किया है, जिसे 5 मुख्य विषय क्षेत्रों में शहरों की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। वो 5 कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे? जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पे, वित्तीय स्तर पे, योजना निर्माण, नागरिक केंद्रित गवर्नेंस और बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति। हालांकि ये कुछ खास नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना पीसीएस के लिए कि आईना जो डैशबोर्ड है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। यूपीएससी भी ऐसे प्रश्न बना लेती सीधे वन लाइनर
तरीके के प्रश्न आपको दे देती है या मिलान करने के लिए। तो ये था आपका पॉलिटी 365 इस कंप्लीट हो चुका है अब आपका पॉलिटी 365। और हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट होगा या तो इकोनॉमिक्स शुरू करूंगा मैं या फिर एनवायरनमेंट शुरू करूंगा। ये डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना कमेंट करते हो किसी सब्जेक्ट के लिए। हालांकि मुझे शुरू तो करना ही है कोई ना कोई, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट अगर होगी इकोनॉमिक्स पे तो हम इकोनॉमिक्स पे क्लास शुरू करेंगे, अदरवाइज एनवायरनमेंट पे होगी तो एनवायरनमेंट पे करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पीटी 365 आपकी कंप्लीट हो चुकी है पॉलिटी, जो कि टोटल 4 लेक्चर्स में। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी 3 से 4 लेक्चर में इकोनॉमिक्स भी कवर करूं, एनवायरनमेंट भी कवर करूं, और फिर आपको रेगुलर जो है कि मंथली मैगजीन भी मैं शुरू करूं जनवरी से, क्योंकि अप्रैल से दिसंबर तक का सारा करंट अफेयर्स इसमें समाहित हो रहा है। लेकिन जनवरी से जो आगे करंट अफेयर्स होगी उसे भी मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और शाम में या कुछ देर बाद या 1 आध घंटे बाद इसकी पीडीएफ आपको इसी तरीके की टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, इससे पढ़ सकते हो, यानी रिवाइज भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।